जय हिंद दोस्तों, सनराइज़ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी छात्रों को ये पता है कि आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी आ चुकी हैं। और आपको बता दें, जो आरपीएफ है वो उसकी वैकेंसी 4200 प्लस है, और जो आरपीएफ एसआई है वो लगभग 450 वैकेंसी आई है। इस बार वैकेंसी का जो मानक है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी छात्रों, लड़ना तो आपको एक ही सीट के लिए है। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे एक सीट आए, चाहे 1000 सीट आए, चाहे लाखों सीट आए, उस एक सीट के लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है। तो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम अभी आने वाले समय में होने वाला है, इसकी फॉर्म डालने की जो डेट थी वह 14 अप्रैल से और 15 मई तक रहेगी। और इसके बीच में आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, और फॉर्म को बड़े अच्छे से भरवाइए। आज इस क्लास में, सनराइज़ क्लासेस की आज इस क्लास में हम आपको बता दें, आरपीएफ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि पिछली बार जब 2019 में, और वैसे भी 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है, 2019 में किस प्रकार का जीके जीएस आया था, और जीके जीएस को लेकर किस प्रकार की आपको तैयारी करनी होगी। इसमें कम से कम 30 से 35 प्रश्न हैं जो 2019 के पहली शिफ्ट में आरपीएफ का जो 9000 पोस्टों के लिए पेपर आया था, उसमें पहली शिफ्ट जो हुई थी, उस शिफ्ट के जीके जीएस को मैं लेके आया हूं। और इसमें देखेंगे कि जीके जीएस को हमें किस प्रकार से सही करना है, और किस प्रकार से हमें जीके जीएस को देखना है कि हमारा जीके जीएस की तैयारी कैसे होनी चाहिए। कि आफ्टर ऑल आप रीजनिंग भी कर ले जाओगे, मैथ भी कर ले जाओगे, स्टैटिस्टिक है वो भी कर ले जाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो जीके जीएस में आती है। तो जीके जीएस में आपको किस प्रकार से टैकल करना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे, जीके जीएस को भी देखते जाएंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी है। मेरा सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और 3 जून से इसमें डिजिटल क्लासेस आने वाली हैं। 3 जून 2024 शाम के 7 बजे से सरकारी नौकरी का एक फाउंडेशन कोर्स आने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम देखते हैं आरपीएफ में पिछली बार 2019 में किस प्रकार के प्रश्न बने थे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी के खेल से संबंधित है। यानी यहाँ से एक हम दिमाग लगा सकते हैं कि हमें सबसे पहले जीके में स्पोर्ट्स का सेक्शन भी पढ़ना है, सभी खेल के बारे में पढ़ने हैं, और जो खेल से संबंधित करंट अफेयर हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ, और अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ, और जो क्षेत्रीय खेल हो रहे हैं, नेशनल लेवल के जो खेल हो रहे हैं, एशियाटिक लेवल के जो खेल हो रहे हैं, इन सब को हमें देखना है। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी के खेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या है, ए के एफ आई जो ये शब्द है, ये कबड्डी खेल में इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से जो ये फीफा है, फीफा को फुटबॉल के खेल में इस्तेमाल किया जाता है। जो बीसीसीआई है, इसको क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा यहाँ का उत्तर हो जाएगा क्या, ए के एफ आई। वैसे ये जो पीडीएफ है, ये किसी न किसी बच्चे का पेपर रहा होगा, और इसमें पहले से ही आंसर चिन्हित है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यानी इतिहास से ऐसे प्रश्न पिछली बार आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको अच्छे प्रश्न लेने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई है 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा। और इसकी जो स्थापना है वो मुंबई के एक संस्कृत कॉलेज में हुई थी, 72 लोगों के साथ में। ठीक है, ये ध्यान देना है। ए ओ ह्यूम और एक और महिला हैं, उनके साथ में हुई थी एनी बेसेंट के साथ में, और ए ओ ह्यूम द्वारा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और आपको बता दें, आगे चल के इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन हो गया, 1900, ध्यान दीजिएगा, 1907 में इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोबारा से मिल गए थे। गरम दल और नरम दल के नेता बन गए थे। और आपको बताते हैं, कांग्रेस का जब फूट हुआ नरम दल और गरम दल, तो गरम दल के बहुत इंपॉर्टेंट नेता पूछे जाते हैं। आपको बता दें, लाल बाल और पाल ये नेता पूछे जाते हैं कि भाई ये लाल कौन है, बाल कौन है और पाल कौन है। तो आपको बता दें, लाला लाजपत राय लाल हैं, और बिपिन चंद्र पाल हैं, और बाल गंगाधर तिलक ये क्या है, बाल हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंडन है। तो आर्गॉन जो गैस है, उसमें आणविक विखंडन पाया जाता है। यानी विज्ञान के प्रश्न भी इसमें पूछे जा रहे हैं, तो विज्ञान को टचअप करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप को, ध्यान देना,
इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है? ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आपको देखना है और द्वीपों के बारे में, महाद्वीप के बारे में, देश के बारे में, देश की राजधानियों के बारे में और वहाँ की राजधानी और मुद्रा और सरकार जो बन रही है उसके बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपको बता दें जो अंडमान निकोबार है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और यह बंगाल की खाड़ी में है और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अक्षांश जो होता है 10 डिग्री चैनल उसको अलग करता है। ठीक है, जैसे आपका ये अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया, तो यहाँ से जो एक चैनल जा रहा है, अक्षांश जा रहा है, वो 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पर अक्षांश की बात हुई है तो मैं आपको बता दूँ लक्षद्वीप है और यहाँ पर मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो हमारे अरब सागर में है, हमारे देश का हिस्सा है और केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। भैया ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर क्या है, ये मिनिकॉय है, इसको 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और ये जो मिनिकॉय हमारे लक्षद्वीप का हिस्सा है, इसी के दक्षिण में हिंद महासागर में मालदीव देश है, ध्यान देना मालदीव देश है, तो उसको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तो देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, इसको दोनों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10 डिग्री चैनल हमने पढ़ा, अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव देश को अलग करता है। ठीक है, तो ये पढ़ना आपको जरूरी है। आगे मैपिंग भी जरूरी है इसमें। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होते हैं, तो आपको बता दें बैक्टीरियल के कारण होते हैं। ये क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण? बैक्टीरियल के कारण होते हैं। और जहाँ पर बात होती है टीबी की, तो टीबी का जो वायरस होता है उसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टीबी रोग का जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, उसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और ये फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी साइंस में, विज्ञान में जो बीमारियां हैं और बीमारियों के जो प्रकार हैं, किस वायरस से हो रहा है किस वायरस से नहीं, ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? संघर्ष होती है। ठीक है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? घर्षण होती है, यानी ये उत्तर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू झील, अब देखिए ये पूरा मैपिंग वाला पेपर है। ठीक है, पूरा ज्योग्राफी में भी मैपिंग देखना है, पूरे भारत का मैप आपको देखना है। हमारे तटीय राज्य कितने हैं, हमारे स्थलीय राज्य कितने हैं, हमारे स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, हमारे भारत की झील कहाँ है, कौन सी झील में किस नदी का पानी आ रहा है या कौन सी झील से कौन सी नदी निकल रही है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मानसरोवर झील के बारे में, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मानसरोवर झील के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ये मानसरोवर झील है, तिब्बत के पठार में है ये मानसरोवर झील, तो ऊपर से सिंधु नदी जाती है। ठीक है, और यहाँ इस तरफ जाती है सतलुज नदी और इधर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सांगपो बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग बोलते हैं और असम में उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना बोलते हैं, और जब वह गंगा के साथ उसका मिलन होता है तब उसे पद्मा बोलते हैं, और जब बराक नदी उसे मिल जाती है तब उसे मेघना बोलते हैं। तो देखो कई प्रकार के नाम हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। अलग क्या है, देखिए क्या बोला, कोलेरू झील डैश के त्रिकोणीय में पाई जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर उनका संगम होता है और वहीं पर ये झील पाई जाती है, कोलेरू झील। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो कोलेरू झील है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की झील है और कोलेरू झील में गोदावरी और कृष्णा आकर मिलती हैं, तो यहीं पर ये झील पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा नदी। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। ठीक है, अब झीलों के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल यानी देश विदेश की जो झील है वो पाया जा सकता है। जैसे भारत की सबसे बड़ी झील क्या है? चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे खारी झील सांभर झील है। भारत की लंबवत झील वेम्बनाड झील केरल की। भारत की सबसे मीठे पानी की झील वूलर झील है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे पाया जा सकता है। विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये आपका कैस्पियन सागर है, और विश्व की सबसे खारी झील वो मृत सागर झील है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी का जिक्र हुआ है। अक्सर एग्जाम में गोदावरी नदी पूछ ही लिया करता है, क्योंकि गोदावरी नदी नासिक यानी महाराष्ट्र में जो नासिक जिला है वहाँ के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और गोदावरी नदी नासिक के किनारे यहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है, और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ठीक
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसद के तीन संसद के तीन अंग होते हैं। संसद के तीन अंग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के तीन अंग होते हैं, पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं क्योंकि यह 5 साल बाद भंग हो जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, अनिश्चित काल तक चलता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इन तीनों को मिला के बनती है संसद। अब जो संसद है, पहले हमारे संसद में 552 सीटें हुआ करती थी और 552 सीटों में ये जो 2 सीटें होती थी, 2 सीटों को आंग्ल इंडियन सदस्य के लिए मनोनीत करने के लिए रखा जाता था। तो पहले लोकसभा में कितना, 2 सीट एंग्लो भारतीय के लिए किया जाता था। और वहीं पर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भारतीयों के लिए 12 सीटें आज भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। हालांकि ये जो मनोनीत वाला एंग्ल भारतीयों को मनोनीत वाला ये जो प्रावधान है अभी हमारे संविधान से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उसमें सूचित किया जाना चाहिए। उसे क्या सूचित किया जाना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को दोनों दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उसे सदन में कितने दिन में सूचित करना चाहिए? तो उसे 10 दिन में, किसी एक सदस्य में जाने के लिए उसे 10 दिन में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, संविधान का प्रश्न है, यानी हमें संविधान भी पढ़ना है, सरकार के बारे में भी पढ़ना है और संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सरकार का ढांचा, इसके बारे में भी पढ़ना है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ ले कि भैया कोशिका को किसने देखा पहली बार, कोशिका के बारे में किसने बताया, तो वो है भैया रॉबर्ट हुक। कोशिका को किसने बताया सर्वप्रथम, तो वो है रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका के नाभिक के बारे में किसने बताया, वो है रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। यानी बायोलॉजी को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है तो मैं आपको बता दूं, जीके जीएस बहुत गहराई से पढ़िए और जीके जीएस को बार बार पढ़िए। जीके जीएस को बार बार पढ़ने से क्या होगा, रिवीजन होगा, क्योंकि जीके जीएस ब्रह्मांड है, वो कभी भी किसी भी छात्र को पूरा याद नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाना होता है। ठीक है। बात करते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, जो अशोक स्तंभ है वो स्थित है सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ में। यह भारत का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है। ये कहाँ पे है? सारनाथ में है। ये कहाँ पे है? बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ। अब सारनाथ को हमें इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि सारनाथ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था और अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, पहले उपदेश को जो 5 शिष्यों को दिया गया था सारनाथ में, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध की बारे में हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और उसके बाद ये बिहार गए, गया के जंगलों में, उरुवेला नाम के जंगलों में निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी का रसायन है। निम्न में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर एक रासायनिक लेप किया जाता है? वो किया जाता है रेयान का किया जाता है। किसका भाई? रेयान का किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियो पैरालंपिक 2016 पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पद जिसने जीता था, तो वो कौन सा पद जीता था? वो रजत जीता था। देखिए मैंने बताया ना, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें भी आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2023 में हुआ ओलंपिक हो और जितने भी एशिया के गेम्स हुए, जितने भी टेनिस खेल हुए, फुटबॉल के खेल हुए, इन सब को याद करना ज़रूरी है और आंकड़ों के साथ आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं उनके प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? तो उनके प्रवेश द्वारों को गौपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गौपुर। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, अगर पूछ ले कि वह किस शैली में बने हैं, तो द्रविड़ शैली। किस शैली में? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों को अगर ये बताया जाए कि भाई वो किस शैली से बने, क्योंकि शैली भी एग्जाम में आता है, जैसे मथुरा शैली हो गया और गांधार शैली हो गया और ईरानियों की यूनानी शैली हो गया। तो उस प्रकार से हमारे दक्षिण का जो मंदिर हैं, दक्षिण भारत के मंदिर हैं, वो बने हैं द्रविड़ शैली में। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रश्न हमारे हमसे क्या बोलने वाला। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना, विकास करना, इस वाक्य को क्या कहते हैं? सतत विकास। इसको क्या कहते हैं? सतत विकास। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान देना, इसका मतलब हमें यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ना भी ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश की बात की गई है, गुलाम वंश और तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अंत में इब्राहिम लोधी की लड़ाई बाबर से होती है और लोधी वंश वहाँ पे हार जाता है और बाबर वंश की शुरुआत होती है, मुगल वंश की शुरुआत होती है 1526 में। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का नमक डैश होता है, बर्फ़ का नमक डैश होता है, मतलब किस टेम्परेचर में बर्फ़ का नमक में चेंज होता है, किसी भी बर्फ़ का जिसमें नमक की मात्रा हो 273.15 केल्विन में। ठीक है, साइंस का प्रश्न आ रहा है। देखिए आगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? निम्न में से दुनिया का कौन सा बड़ा झरना है यानी जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बता दें एंजल फॉल यानी एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा झरना है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, सबसे बड़ा जो झरना है वो है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात। और भारत का एक और झरना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसको बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात, ये है कहाँ पर? ये है आपका गोवा में। और चित्रकूट जलप्रपात पूछा जाता है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। बार बार ये प्रश्न रिपीटेडली आता है, कई सारे एग्जाम में मैं देख चुका हूँ, कई सारे एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये रिपीटेडली आता है, तो इसको याद रखना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। ठीक है, जादू टोना का उल्लेख कहाँ पे है? अथर्ववेद में। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो इतना भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर यदि इस एग्ज़ाम को निकालना है तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको बता दें उनका उत्तर कुश्ती से, वह रेसलिंग से संबंधित है यानी कुश्ती से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्पोर्ट्स को ध्यान देखना है, इसमें स्पोर्ट्स के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और नदियों के बारे में भी देखना है। भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के दर्रे, भारत का पठारी क्षेत्र, भारत की मृदा और भारत की कृषि, इन सबको भी देखना है। और हम कृषि के उत्पादन में कहाँ कहाँ आगे हैं इसको भी देखना है, किस किस चीज़ में अग्रणी है। जैसे जूट उत्पादन में पूरे विश्व में हम अग्रणी हैं। ठीक है, और आपको बता दें लीची उत्पादन में हम सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और यह भ्रंशित घाटियों से होकर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इसी के नीचे एक और नदी बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का भी उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है, कितना किलोमीटर बहती है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, और कौन सी नदी किस ग्लेशियर से निकल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नर्मदा के बारे में और पूछा जाता है कि नर्मदा किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है, अब अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का, सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, सब इसी में बना है नर्मदा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा बड़ा शहर है जो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के नाम से जाना जाता है? यानी पिट्सबर्ग। यानी विश्व और भारत में जो भी खनिज उत्पादित राज्य हैं इनके बारे में भी आपको जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना है? तो मैं अभी इससे पहले वाले पे बता चुका हूं कि भारत के जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है। किसमें? शरावती नदी पर। और देखिए हर नदी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बहती है, और कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इसके बीच विवाद भी है। पेरियार नदी केरल से निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। दामोदर नदी ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे जरा देख लीजिए।
मौलिक अधिकार में समानता। अब ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका संविधान से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कानून, विधि, न्यायालय सबको बराबर नज़र से देखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। यानी प्राचीन भारत के इतिहास को भी आपको देखना जरूरी है। डैश धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है सभी भारतीय नागरिक को। संविधान के भाग 3 जिसमें 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। कोई भी व्यक्ति भारत का किसी भी धर्म को अपना सकता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, Fe2O3। Fe2O3 फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये आयरन ऑक्साइड का एक सूत्र है, फेरिक ऑक्साइड। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, और लाल मिट्टी दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आयरन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1893 में। पहली सार्वभौमिक परिषद भरी गई थी 1893 में। आगे, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का मतलब होता है दीर्घकालिक योजना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अर्थशास्त्र का जो इतिहास है और अर्थशास्त्र के जो करंट अफेयर हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जीके जीएस में जो संविधान है, जीके जीएस में जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, इतिहास है, इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, यानी पाई गई थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत सारा आता है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो में। और सिंधु घाटी सभ्यता का पाकिस्तान का सिंधु नदी किनारे सबसे बड़ा क्षेत्र है क्या? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानगार और अन्नागार पाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, और मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी सौरमंडल के बारे में पढ़ना आपको जरूरी है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि जहां पर कोई एक विशेष धर्म का राज्य नहीं होता, जहां पर सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी सुरक्षित राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है? तो हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। ठीक है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर जिस देश में निजी क्षेत्र के लोग और सरकारी क्षेत्र के लोग साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दिया है क्या? कैबिनेट। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है? दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, योग के प्रकारों में पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन स्थिति क्या है? तो ये क्या है? आधा लिल्ली। क्या भैया? आधा लिल्ली। आगे बढ़ते हैं। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है वो 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। 6 महीने और 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायत शैली डैश शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो यह विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? तो राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है। ठीक है,
चलिए, रडार शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? राइडर शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है कबड्डी के खेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर डैश भगवान को समर्पित है, तो ये शंकर भगवान को समर्पित है। ध्यान देना, विश्व के और भारत के जितने भी मंदिर है इसको भी पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक द्वारा सहायता नियंत्रित की जाती है। और रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं। 3 जून से हमारी ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल क्लासेस के माध्यम से हमारे इसी यूट्यूब चैनल में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।